नमस्कार दोस्तों। आज अर्थव्यवस्था की इस क्लास में यानी कि इकोनॉमी की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इकोनॉमी के टाइप क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था कहते कैसे हैं और अर्थव्यवस्था के जो चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वो यहां पर क्या बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दोस्त, आप सभी ने एडम स्मिथ के बारे में जरूर सुना होगा। एडम स्मिथ को इकोनॉमी का फादर कहा जाता है क्योंकि 1776 यानी कि 1776 में इन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम आप सभी के सामने है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। इस किताब को आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसका नाम किसके द्वारा यह किताब लिखी गई है, नाम रहेगा एडम स्मिथ। और सबसे पहली बार अर्थव्यवस्था की जो जानकारी मिलती है उसको मैनेज करने की जो बात है, पहली बार अर्थव्यवस्था का जो डिस्कशन किया गया है इसी किताब में किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एडम स्मिथ साहब क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। किताब का नाम जो कि आपके सामने है और कब लिखी गई, 1776 में किताब लिखी गई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के चैप्टर को शुरू करने से पहले ये तथ्य हमें सबसे पहले डिस्कस करने थे जो आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या जानकारी है हमारे पास अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। दोस्तों, एडम स्मिथ के बारे में जान लेने के बाद दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नाम है उनका मार्शल। मार्शल साहब ने भी अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से डिस्क्राइब किया। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, मार्शल शिफ्टेड द एम्फेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। लास्ट लाइन को गौर कीजिएगा, वेल्थ टू वेलफेयर, यानी कि धन से कल्याण की तरफ हमें लेकर जाना है। अर्थव्यवस्था का जो मोटिव होना चाहिए, इकोनॉमी का जो जोर होना चाहिए, वो धन नहीं, प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि धन से लेकर उसको किस तरह से कल्याण यानी कि वेलफेयर में कन्वर्ट किया जाए, इस तरह की अवधारणा के साथ सामने आए थे मार्शल साहब। तो आपको याद रखना है, एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और मार्शल साहब ने जो अवधारणा दी है या जो फिलॉसफी दी है वो ये दी थी कि हमें किस तरह से प्रॉफिट से, वेल्थ से वेलफेयर की तरफ कन्वर्ट होना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा मार्शल साहब की तरफ से। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या कैसी चीजें होती हैं, या अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, या अर्थव्यवस्था में किस मानसिकता से आगे बढ़ा जाता है। एन इकोनॉमी is a man-made organization for the satisfaction of human wants। लास्ट की लाइन में आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही जरूरी बात कही गई है कि मानव संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है। the satisfaction of human wants, यानी कि अर्थव्यवस्था का एक मोटिव रहता है कि जो भी इंसान वांट यानी जो भी इंसान की इच्छाएं हैं उनको कंप्लीट करना, इंसान को संतुष्ट करना अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे पास पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट फोन हुआ करता था, कीपैड फोन हुआ करता था। मेरी डिजायर धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर मैं एक रंगीन फोन की तरफ बढ़ता हूं, एक कलर्ड फोन की तरफ बढ़ता हूं। लेकिन आज मेरी डिमांड है एंड्रॉयड फोन की, यानी कि समय के साथ मेरी डिमांड बढ़ती जाती है, इंसान की डिमांड बढ़ती जाती है समय के साथ। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो इंसान की डिमांड्स को यानी कि लोगों की जो नीड्स है उनको फुलफिल करना ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कई अर्थशास्त्रियों की बात की, उनकी मेंटेलिटी की बात की, उनके द्वारा दी गई अवधारणाओं की बात की। तो बात करेंगे ए.जे. ब्राउन साहब के बारे में, जिन्होंने कहा था कि एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट लिविंग, यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जहां पर लोग जीवित रहते हैं। यानी कि अगर हमें जीवित रहना है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना होता है, कुछ ना कुछ रोजगार हमें चाहिए होता है। तो यहां पर आपको समझना यह है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोगों को जीवित रहने की प्रेरणा मिलती है, या इंसान जीवित रहना सीखता है। कहीं ना कहीं यह अवधारणा हमें मिली थी ए.जे. ब्राउन के साथ। तो अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है जहां पर लोग जीवित रहते हैं, जीवित रहना सीखते हैं, अपनी डिमांड्स को फुलफिल करना सीखते हैं, जो कि हमने देखा मार्शल साहब के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होते हैं। विशेषताओं के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह से बिहेव करती है, या ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, किस तरह से काम करता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर मैन मेड, दस एन इकोनॉमी इज व्हाट वी मेक इट, यानी कि अर्थव्यवस्था वो है जो इंसानों ने इसे बनाया है। आर्थिक संस्थान जितने भी हैं जो कि इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, एक बार इस को रीड जरूर कर लीजिएगा, आपके माइंड में जरूर ये तथ्य पहुंच जाएगा कि अर्थव्यवस्था में किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। आर्थिक संस्थान मानव निर्मित है, जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था वो है
जिसे हमने बनाया है, क्योंकि सारे के सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हमारे द्वारा बनाए गए हैं, इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। तो अर्थव्यवस्था को भी हम कह सकते हैं कि वह मानव निर्मित है, मैन मेड है। अगले फीचर की बात करें, अगली विशेषता की बात करें, तो पहले हम इन लाइंस को पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। एज प्रोड्यूसर्स दे वर्क एंड प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूम दी सेम अ कंज्यूमर। हिंदी में समझेंगे, उत्पादकों के रूप में वे काम करते हैं, ठीक है, और कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उसी का उपभोग करते हैं। यानी कि सिंप्लीफाई मैंने आपको यहां पर एक फॉर्मूले से कर दिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, वही आपका क्या है, वही आपका कंज्यूमर भी है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता बराबर होता है आपका कंज्यूमर के। वो कैसे सर, कोई एग्जाम्पल देके बताइए। मान लेते हैं मेरा कोई मित्र है, मेरा कोई दोस्त है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ है, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ओके, और वो बैंक में वर्क करता है। तो दोस्त देखिए, वो सर्विस सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो गया है कि नहीं। यानी कि मेरा जो फ्रेंड है बैंक में जॉब कर रहा है, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर कैसा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है सर। और बैंकिंग सेक्टर में वर्क करते हुए उसके पास भी एक अकाउंट जरूर होगा। हम सभी के पास अकाउंट जरूर होंगे, बैंक में खाते जरूर होंगे। तो हम भी बैंक की सर्विसेज ले रहे हैं कि नहीं। तो कोई व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम में काम करते हुए बैंकिंग सिस्टम की जो सर्विसेज है उनका प्रोड्यूसर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अकाउंट होल्डर है, तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग सर्विसेज का कंज्यूमर भी है। तो अर्थव्यवस्था में एक जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो कंज्यूमर भी होता है। ये अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगली विशेषता आप सभी के सामने है, पहले रीड करेंगे फिर समझेंगे डिटेल में। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर दी वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि उत्पादन, खपत और निवेश एक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि सर, क्या अर्थव्यवस्था में ये सभी चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं? इनका क्या आपस में कोई संबंध है? देख लेते हैं इस पर्टिकुलर मैप में, इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले यहां पर सेविंग की बात की गई है, बचत की बात की गई है। बचत बढ़ावा देती है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट हमें जरूरी होता है। जब भी हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके पीछे हमें कैपिटल की जरूरत होती है, और कैपिटल यानी कि पूंजी हमें कहां से मिलती है? इन्वेस्टमेंट से मिलती है। तो प्रोडक्शन तब होता है जब इन्वेस्टमेंट आता है, और इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? सेविंग से आता है। प्रोडक्शन होने के बाद वो चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, तो अगर उसका प्रोडक्शन हो चुका है तो फिर उसका कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन होने के लिए वहां पर इनकम की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि अगर मैं एक सैलरी होल्डर हूं, मेरा एक वेतन आता है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है, तो जब मुझे पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा, मेरी इनकम आएगी, तभी तो मैं वस्तुएं खरीद पाऊंगा, तभी तो मैं मोबाइल को परचेज कर पाऊंगा। और मोबाइल को परचेज करूंगा मैं तब जब जाकर मेरी इनकम होगी। तो कहीं ना कहीं सेविंग से आपकी बनती है इन्वेस्टमेंट, बचत से बढ़ावा मिलता है निवेश को, निवेश से बनती है आपकी कैपिटल यानी कि पूंजी, पूंजी इन्वॉल्व होती है आपकी प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन जो आपका होता है वो वस्तुओं का होता है जिसे परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है इनकम के द्वारा। तो ये आपस में सभी चीजें कोरिलेट करती हैं। ये अर्थव्यवस्था की पूरी प्रोसेस है। अगली विशेषता की बात की जाएगी, अगले फीचर की अगर हम लोग बात करें तो वो आपके सामने है। समझिएगा, पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, तब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज वी यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि आधुनिक जो जटिल अर्थव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी जटिल है, चाहे हम अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर लें, रशियन इकोनॉमी की बात कर लें, चाइनीज इकोनॉमी की बात कर लें, या इंडियन इकोनॉमी की बात कर लें, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे मॉडर्न जो आपका युग आ चुका है, आधुनिक जो युग आ चुका है, इसमें जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा जटिल होती जा रही हैं, कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। तो हम यहां पर यूज किसका करते हैं? मनी का इस्तेमाल करते हैं, धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में मनी का इस्तेमाल नहीं होता था। प्राचीन काल में जो इस्तेमाल होता था वो होता था बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब सर ये काम कैसे करती थी वस्तु विनिमय प्रणाली? काम ये कुछ ऐसे करती थी कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि बनानास यानी कि केले वगैरह का उत्पादन करता है, और दूसरा जो व्यक्ति है जिसके पास जो प्रोडक्शन होता है वो ऑरेंज यानी कि संतरों का होता है, तो एक व्यक्ति एक हाथ से कुछ केले दूसरे व्यक्ति को दे रहा है और दूसरा व्यक्ति कुछ संतरे उस व्यक्ति को दे रहा है। इस तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करता था आपका बार्टर सिस्टम।
सिस्टम। लेकिन आगे चल के रुपी जैसी एक धातु हमारे सामने आती है, धीरे धीरे पेपर मनी भी हमारे सामने आती है, और अर्थव्यवस्था में जितना भी लेन देन होता है, जितना भी एक्सचेंज होता है, वो मनी के माध्यम से होने लगा। क्योंकि बार्टर सिस्टम की अपनी कुछ कमियां थी। कैसे? अगर हमारे पास कोई बड़ी वस्तु है, यानी कि कोई लार्ज प्रोडक्ट है, तो फिर हम उसको एक्सचेंज कैसे करेंगे? मान लेते हैं मेरे पास एक गाय है, ठीक है, और मैं उसको एक्सचेंज करना चाहता हूं किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मुझे मिट्टी का घड़ा लेना है, तो गाय की वहां पर वैल्यू मिट्टी के घड़े से ज्यादा होगी, तो ऐसी समस्याएं सामने आएंगी। दूसरा, अगर एक व्यक्ति को संतरों की आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति को बनानास यानी केलों की आवश्यकता है, तो फिर उन दोनों व्यक्ति को आपस में मिलाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी आवश्यकता की चीज किस व्यक्ति के पास होगी, तब तो जाकर हम उससे बार्टर सिस्टम करेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि उस समय में जो बार्टर सिस्टम होता था उसका स्टोरेज नहीं किया जा सकता था। आजकल हम बैंकों में, अपने मोबाइल्स में, या यूं कहें अपने घर के अंदर पैसों को और मनी को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में नहीं होता था। तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे आपका रिप्लेस कर दिया गया, और क्या आ गया? मनी आ गई। और आज के समय में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मनी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। जिस तरह से मोटरसाइकिल को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह इकोनॉमी को चलाने के लिए मनी यानी कि लिक्विडिटी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, बात करेंगे अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार की, यानी कि टाइप्स क्या होते हैं इकोनॉमीज के, ये हम लोग समझेंगे। मेन जो टाइप्स हैं, मुख्य जो प्रकार है, वो आपके सामने है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हिंदी में कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों क्या होते हैं, किस प्रकार इनकी डेफिनेशन होगी, क्या दोनों में विभिन्नता है, यानी कि डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर डिटेलिंग यहां पर डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब व्यक्तिगत लोगों से है, एक एक पर्सन से होता है। हाउस होल्ड्स का मतलब यहां पर परिवारों से है, फैमिलीज से है। फर्म्स का मतलब यहां पर कंपनियों से है। उनका जो बिहेवियर है इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है, किस में व्यवहार है, व्यवहार किस तरह का है, डिसीजन मेकिंग व्यवहार, यानी कि किस तरह से वो निर्णय ले रहे हैं। एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वह किस तरह से संसाधनों का एलोकेशन कर रहे हैं, इसकी जो स्टडी है वो शामिल होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो कोई भी एक कंज्यूमर को उठाकर हम लोग वहां पर रख सकते हैं और किसी भी एक फर्म को उठाकर वहां पर रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप भी अपने आप को किसी कंपनी का ओनर मान सकते हैं, और बीइंग अ कंपनीज ओनर, आप कंपनी के ओनर रहते हुए, कंपनी के स्वामी रहते हुए क्या चीजें आपके दिमाग में आएंगी। मान लेते हैं आपने एक कंपनी को स्टैब्लिश किया जो कि एक लेज की चिप्स का प्रोडक्शन करती है। तो अब लेज की चिप्स का प्रोडक्शन करने के लिए आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा, प्रोडक्शन किस तरह से होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, प्राइस जो आप रखने वाले हैं अपने प्रोडक्ट का वो किस प्रकार से होगा। ये सारी जो चीजें हैं इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल कहां आ रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी का जो ओनर है वो मैं हूं या आप हैं, तो उस स्तर तक जाकर इन सारी चीजों की स्टडी करना कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। वर्ड से याद रखिएगा, माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म लेवल तक, है ना, और वो सूक्ष्म लेवल, माइक्रो लेवल जो होगा वो व्यक्तिगत स्तर तक भी जा सकता है। तो इस तरह की जो स्टडी होगी वो हम लोग काउंट करते हैं या डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग कैसे है। बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पहले डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक की यानी इकोनॉमी की ही एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि ये उस पूरे बिहेवियर को स्टडी करता है। होल इकोनॉमी का जो बिहेवियर है उसको हम लोग यहां पर काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ यहां पर उदाहरण है, जैसे कि नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई या मुद्रास्फीति, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। अब देखिए किसी भी देश की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, लाइक इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है या महंगाई किस तरह से गिर रही है या घट रही है, यह काउंट होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
उसी तरह से भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो किस तरह से बढ़ रही है, कम हो रही है, या भारत की नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, इस तरह की जो स्टडी होगी, इस तरह की जो चीजों का एनालिसिस किया जाएगा, वो हम लोग कंप्लीट इकोनॉमी को देखते हुए करेंगे। कंप्लीट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एक कंप्लीट इकोनॉमी है, रशियन इकोनॉमी एक कंप्लीट इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी एक कंप्लीट इकोनॉमी है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर इंडिविजुअल लेवल तक जाकर, फर्म के लेवल तक जाकर, या किसी पर्टिकुलर फैमिली के लेवल तक जाकर हम लोग डिस्कस करते थे या स्टडी करते थे, तो वो माइक्रो हो गया, सूक्ष्म लेवल। मैक्रो में आप याद रखिएगा होल, यानी कि होल का मतलब यहां पर कंट्री की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर एक मुद्दे पर डिटेल यहां पर स्टडी होती है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वह राष्ट्रीय आय हो, और चाहे वह मुद्रास्फीति या महंगाई हो। तो ये पूरी और कंप्लीट स्टडी और इसके हिसाब से देश का क्या बिहेवियर होगा, लोगों का क्या बिहेवियर होगा, ये सब काउंट किया जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। दोस्तों अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं यानी कि टाइप्स हैं, वो और किन किन प्रकार से बन सकते हैं। जैसा कि पहला यहां पर पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, यानी अर्थव्यवस्था पर किसका स्वामित्व होगा, किसका वर्चस्व होगा। अगर ओनरशिप के हिसाब से हम देखेंगे तो इकोनॉमी के अलग अलग टाइप होते हैं, देखेंगे। दूसरा हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे, वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बेसिस पे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हम लोग ओनरशिप के बेस पर देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर देखेंगे, तो तीन प्रकार की आपकी अर्थव्यवस्थाएं निकल कर आएंगी। पहली जो इकोनॉमी होगी वो कहलाएगी कैपिटलिस्ट और फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी और मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था। यानी कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए जानने योग्य होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारी है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। तो आपको याद रखना है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। तो बढ़ते हैं आगे और देखेंगे एक एक करके इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, वो भी सबसे डिटेल में। सबसे पहली जो इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी। अब सबसे जरूरी बात आपके सामने है कि दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना रूप कौन सा है, कैपिटलिस्टिक है या सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड है। तब आपका आंसर होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग देखेंगे जो कि आगे है। ध्यान दीजिएगा लाइंस पर, साफ साफ लिखा हुआ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतियोगिता को बहुत महत्व देती है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कंपटीशन। अब देखिए कंपटीशन जैसे ही आता है तो वहां पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कितना बढ़िया फीचर है कि ये इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी हर व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता होती है कि मार्केट की फोर्सेस के हिसाब से वो अपनी डिमांड एंड सप्लाई को या जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है उसको मैनेज कर सकता है। और दूसरा है कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता। अगर हम बात करें एक जगह पर तीन अलग अलग शॉप ओपन हुई है या तीन अलग अलग फैक्ट्री ओपन हुई है और उन तीनों की तीनों फैक्ट्री में एक ही तरह की वस्तु का निर्माण होता है, मान लेते हैं लेस की चिप्स के पैकेट्स वहां पर बनते हैं, तो अलग अलग फैक्ट्री वहां पर बनी हुई है, तो हर फैक्ट्री के बीच में होड़ लग जाएगी कि कौन कितना बेहतर प्रोडक्ट बनाता है और कितने कम प्राइस में बनाता है। यानी कि यहां पर कंज्यूमर ने क्या किया, कंपटीशन को देखते हुए कंज्यूमर को यहां पर दो अच्छी चीजें मिल गई। एक तो अच्छी वस्तु मिली, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिला, और दूसरा यहां पर यह हुआ कि कंपटीशन की वजह से वो क्वालिटी प्रोडक्ट उसे बहुत ही कम दाम में, या यूं कहें कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल गया, क्योंकि तीनों की तीनों फैक्ट्री के बीच में कंपटीशन हो जाएगा कि अच्छी से अच्छी वस्तु
कितने कम से कम दाम में कंज्यूमर तक पहुंचाई जाए। तो यहां पर राजा बनकर कौन निकल के आएगा? कंज्यूमर निकल के आएगा। जैसे कि नेक्स्ट पीपीटी में आपके सामने है कि यहां पर जो राजा की तरह व्यवहार करता है वो कंज्यूमर होता है, यानी कि कंज्यूमर बिहेव लाइक अ किंग एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द प्राइस सिस्टम। प्राइस सिस्टम का जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर 3 अलग अलग फैक्ट्रीज थी और तीनों फैक्ट्रीज के बीच में यह होड़ लगी हुई थी कि हम सामने वाले कंज्यूमर को कितने कम दाम में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल वहां पर कराएं। तो प्राइस सिस्टम को यहां पर कंट्रोल कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है। तो कंज्यूमर का फायदा किस तरह की अर्थव्यवस्था में ज्यादा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किंग होता है कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता, और काम करते हैं आपके जो आपके उत्पादक करता होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं वो। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गए होंगे। और इस तरह की अर्थव्यवस्था में जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट रोल होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैक्ट्रीज जो है वो इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा वहां पर उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज यहां पर हमें देखने को मिल सकता है।